हिंद दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। मैं अभी पीएसएफ में सब इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हूँ। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और कई सारे प्लेटफॉर्म पे या जो भी मेरे ग्रुप में या जो मुझसे संपर्क में छात्र हैं उनसे ये बात हो रही थी कि आजकल पढ़ाई को लेके, सिलेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा मानसिक दबाव रहता है। तो मैंने सोचा कि इस रिस्पेक्ट में एक हम वीडियो बनाएंगे और मैंने ये सोचा कि मैं अपने जो अनुभव है शेयर करूंगा, मेरे समय की जो तैयारी के थे या जो मेरे उतार चढ़ाव रहे हैं मेरे सिलेक्शन के टाइम या प्रिपरेशन के टाइम, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं चूँकि जब अगर स्कूल से शुरू करें तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जो स्कूलिंग था वो नवोदय से था और मैं यूपी के मिर्ज़ापुर नवोदय में पढ़ता था। 12th वहाँ से जब किया तो 12th के बाद सब किसी का सपना होता है कि IIT JEE की प्रिपरेशन करें, आगे जाएं और कहीं अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आदमी एडमिशन ले। क्योंकि पारिवारिक कंडीशन उसमें बहुत अच्छी तो नहीं थी, पापा मेरे जिस प्लांट में थे वो प्लांट भी बंद हो गया था और काफ़ी सारी समस्याएं चल रही थी। तो कोचिंग कर नहीं पाए उस समय IIT JEE की, और इनफैक्ट कि हुआ क्या कि IIT का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था मैंने। AIEEE दिया था लेकिन रैंक उतनी अच्छी आई नहीं, क्योंकि जब आप खुद से तैयारी करते हैं और आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है तो आप ज़्यादा अच्छा उसका रिज़ल्ट होता नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने AIEEE भी दिया, UPPET भी दी, MPPET भी दी। तो उसमें से UPPET और MPPET दोनों जगह मेरा काउंसलिंग लेटर आया था और यूपी में भी मुझे कॉलेज मिल रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि यूपी के जो कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मतलब 2009 की अगर मैं बात बोलूँ तो उस समय 1 लाख के आसपास फ़ीस थी, अभी तो और बढ़ गई होगी। तो अब मैंने सोचा कि 1 लाख रुपए यूपी में देने से अच्छा है कि एमपी में जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनकी फ़ीस बहुत कम थी और लगभग आधी थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एमपी में एडमिशन ले लेता हूँ। तो मेरा एक मित्र है, उससे मुझे ये पता चला कि एमपी के जो कॉलेज हैं, खास करके जबलपुर, चूँकि मेरे घर से जो मेरा गृह गांव था वहाँ से जबलपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन थी, आने जाने में कोई समस्या नहीं थी। तो मैंने कहा जबलपुर का ही एक कॉलेज ले लेते हैं। फिर जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, ये उम्मीद करके कि इंजीनियरिंग सेक्टर में हम अपना करियर बनाएंगे। और चूँकि 4 साल ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छी पढ़ाई भी चली, रिजल्ट्स भी अच्छे आए। लेकिन चूँकि 2013 में जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई उस समय इंडस्ट्री सेक्टर का बहुत अच्छा हाल नहीं था और कैंपस में सिलेक्शन तो हुआ था लेकिन उनका ज्वाइनिंग लेटर या नहीं आया कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये जो एक फील्ड है वो बड़ा स्ट्रगल वाला और बहुत ऐसा फील्ड है जहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने ये निश्चय किया कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँगा। अब गवर्नमेंट जॉब में भी पहले ये था कि कोर सेक्टर में जाएंगे, लेकिन कोर सेक्टर में जब कंपटीशन देखा और ये देखा कि दिल्ली और बाकी जगहों की जो कोचिंग सेंटर हैं वो कुछ ज़्यादा ही हावी हैं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर हम सिविल की जो तैयारी है, जो हमारा सिविल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इन सब की तैयारी करेंगे। तो इस मकसद से मैं 2013 में गौतम IAS अकेडमी से जुड़ा था। और चूँकि इंजीनियरिंग का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इंजीनियरिंग के समय में भी समस्या बढ़ी रही है। जैसे हर आदमी आज के डेट में बोलता है कि भैया ये दिक्कत है, ये समस्या है। देखिए, समस्याएं सबके साथ होती हैं, हमारे साथ भी थी। जब मैं जबलपुर आया तो घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और आप बस इतने से समझ लीजिए कि घर के हम 5 सदस्यों में से 4 लोग काम करते थे। अगर मेरी माँ को छोड़ दिया जाए तो हम सब लोग कुछ ना कुछ कमाते थे, अपना खर्चा निकालते थे, तो घर चलता था हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं जबलपुर आया तो जबलपुर में सुबह मैं कॉलेज जाता था और कॉलेज जाने के बाद शाम को ट्यूशन्स पढ़ाता था घर घर जाके बच्चों को। तो मेरा जो मंथली खर्चे थे मैं उस समय ट्यूशन्स पढ़ा के निकालता था। चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज में ही ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं 9वीं 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने लग गया था। तो हुआ क्या कि एक अच्छा बैकग्राउंड मेरा बन गया था SSC के लिए, मेरा तैयारी जो हो गई थी। फिर इसी रिस्पेक्ट में 2013 में जब कहीं ऐसी जॉब मिली नहीं तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब सिविल परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद मैं 2013 में जब गौतम अकेडमी से जुड़ा और सिद्धार्थ भैया का मुझे मार्गदर्शन मिला तो फिर मैंने वहाँ से तैयारी शुरू की। लेकिन क्या होता है कि समस्याएं यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने किसी कोचिंग संस्थान में अगर आपने एडमिशन लिया है तो खर्चे तो आपके रहते ही हैं। आपको अगर जबलपुर में या कहीं आप घर से बाहर रह रहे हैं तो आपका रूम रेंट है, आपका खाने का है। तो दिन भर मैं कोचिंग और उसके बाद ट्यूशन्स, ये चलता रहा। मतलब मैं सुबह उठ के शुरू करता था ट्यूशन्स पढ़ाना और पूरे दिन पढ़ाता था, रात के 10 साढ़े 10 तक ट्यूशन्स मेरे चलते रहते थे। बीच में क्लास करता था, फिर चला जाता था, फिर आता था, क्लास करता था, फिर चला जाता था। फिर समय बीतता गया। 2013 में जब मैं याद करता हूँ, जैसे बहुत सारे छात्रों का ये आता है कि मतलब क्वेश्चन रहता है कि भैया मैथ्स नहीं बन रही, भैया रीजनिंग नहीं बन रही। तो आपको मैं एक अपना वाकया शेयर करना चाहूँगा कि 2013 में मैंने IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था
अब उस IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम में मैथ्स के 40 क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ 3 क्वेश्चन बने थे। मतलब वो भी एक दौर था जब मेरी तैयारी एकदम शुरुआती फेज़ में थी। लेकिन मैंने कहा कि जब मुझे यही करना है, मुड़ के मुझे देखना नहीं है, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब इसी के फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे। और फिर मैंने मैथ्स को अपना कोर सब्जेक्ट, मैंने कहा ये सबसे कमज़ोर है, इसी को हम सबसे मजबूत हिस्सा बनाएंगे। चूँकि स्कूली बच्चों को पढ़ाते थे और स्कूल की किताबें भी काफ़ी अच्छी पढ़ी थी, तो उसका एक बैकग्राउंड था। इस वजह से मैथ्स में, जनरल एप्टीट्यूड में और अच्छा प्रैक्टिस करते समय ऐसा आया कि 2014-15 में काफ़ी अच्छी कमांड हो गई। फिर एक दिन भैया ने भी बोला कि अगर आप चाहो तो पढ़ा भी सकते हो, तो मैं उसी गौतम एकेडमी में पढ़ाने भी लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ से डीमोटिवेट मत हो कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मेरे साथ भी वही था। मतलब आप सोचिए कि एक स्टेज था कि 40 में से मात्र 3 क्वेश्चन बने थे IBPS क्लर्क के, और वही 2015 में कंडीशन ये हुई कि IBPS क्लर्क का मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर मैंने SSC क्वालिफाई किया, 3 बार मैंने CGL का मेंस भी दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टेज ऐसा आता है कि जब आपकी तैयारी हो जाती है। फिर हुआ यूँ कि समय बीतता गया। 2013 जो मैंने शुरू किया था, तो पहले साल तो कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। होता है सबके साथ, लोग सोचते हैं कि आज हमने एडमिशन लिया कोचिंग सेंटर में, 6 महीने मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं, पहले जिनकी तैयारी अच्छी है, फिर आप जैसे धीरे धीरे तैयारी करेंगे, समय के साथ आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो एक समय लगता है, 1 साल या 1.5 साल का समय लगता है। फिर चीज़ें बीतती गई। 2014-2015 में भी सेम चलता रहा। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया मेरा 2015 में, जब मैं कट ऑफ के क्लोज आने लगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आधा नंबर से रुकता है, 1 नंबर से रुकता है। तो मुझे ये तो पता था कि कट ऑफ के मैं बहुत क्लोज हूँ, तो कहीं ना कहीं अब सिलेक्शन नज़दीक है। लेकिन ये एक ऐसा दौर होता है जब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना ही आपको पीछे ढकेलना शुरू करेगा, क्योंकि आप थकने लगते हैं, समय बहुत हो जाता है, बीतने लगता है। और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, घर के प्रेशर होते हैं। घर जब आप मुड़ के देखते हैं कि घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको नौकरी जल्द से जल्द लेनी है और आपको काम भी करना है, और आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि आपने जो चीज़ें छोड़ दी, आप वहाँ कैसे जाओगे वापस। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एग्ज़ाम देते गए, कहीं 1 नंबर 2 नंबर से रुकता था। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया 2015 में, जब मेरा SSC CPO और SSC CGL दोनों का प्री क्वालिफाई हुआ। CPO का जब प्री क्वालिफाई हुआ तो मैं फिज़िकल में फ़ेल हो गया, और उसके बाद तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे पहाड़ टूट जाता है, तो लगा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर कहीं मन नहीं लगता था, कहीं मैं जाता नहीं था, कहीं किसी से मिलता नहीं था। फिर बड़ा एक अजीब सा दौर आया कि यार ये क्या हो गया। फिर लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब मेरा रिटन की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और रिटन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं फ़िज़िकल पे ध्यान दूंगा। और फिर मैंने पूरे साल सिर्फ ये टारगेट करके चला कि मुझे SSC CPO का फ़िज़िकल निकालना है। फिर 1 साल हम लोगों ने, हमारे एक सर हैं, हरविंदर सिंह सर हैं, उन्होंने पूरे 1 साल मेरे साथ मेहनत की। हम ग्राउंड जाते थे, रोज़ जाते थे विदाउट ब्रेक। संडे हमारा रेस्ट रहता था, लेकिन उसके अलावा पानी भी, जिस दिन बारिश भी हुई है उस दिन भी हम ग्राउंड गए हैं, भीगते हुए दौड़े हैं, लेकिन दौड़े हैं, कभी भी ब्रेक नहीं किया पूरे 1 साल। और फिर लास्ट में कंडीशन ये हुई कि 2016 में वही SSC CPO एग्ज़ाम मेरा निकला, और जो 6.5 मिनट का 1600 मीटर की रेस थी, जो मैं पिछली बार नहीं दौड़ पाया था, आधे में ही रुक गया था, वो 6.5 मिनट की दौड़ को मैंने 6 मिनट में पूरा, 6 मिनट 12 सेकेंड या 6 मिनट 7 सेकेंड या 8 सेकेंड में अंदर आ गया था। दूसरे या तीसरे नंबर पे मैं आ गया था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर स्टार्टिंग से देखें कि बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया, सिर्फ 3 क्वेश्चन बने, और फिर एक स्टेज ऐसा आया कि बैंकिंग के भी एग्ज़ाम क्लियर होने लगे, SSC के भी एग्ज़ाम क्लियर होने लगे। फिर एक बार फिज़िकल में आदमी फेल हुआ, लेकिन हार नहीं माना, दोबारा शुरू किया, 1 साल तक कंटिन्यू लगा रहा बिना कुछ सोचे समझे। फिर आप अगले साल मैंने फिर दिया, तो कितने अच्छे से मेरा फिज़िकल निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर मैंने 2016 में पैरामिलिट्री ज्वाइन कर ली, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन कर ली। अब होता क्या है कि हर आदमी सोचता है कि ये स्ट्रगल का दौर कब ख़त्म होगा, मेहनत करते जाते हैं, थकते जाते हैं, फिर लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी अपनी पढ़ाई को किसी भी मौके पर मत छोड़िए, क्योंकि आपकी तैयारी किसी स्टेज पर पहुंच चुकी है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप फिर से क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, और फिर से आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और किसी भी केस में डीमोटिवेट नहीं होना है। मतलब मैं समझता हूँ बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, मतलब पारिवारिक समस्या रहती है, सामाजिक समस्या रहती है। सामाजिक समस्या इस
तरह रहती है कि आप किसी से मिलते नहीं हो, आपको ये लगता है कि यार क्या मिलूँगा मैं। आपके दोस्तों को जब आप देखते हो तो कहीं ना कहीं सेटल हैं, आप अभी भी तैयारी कर रहे हो, तो एक आता है। लेकिन आप हमेशा याद रखो कि आपको खुद से लड़ना है, मतलब खुद की लिमिटेशन से लड़ना है। पिछली हार को आप देखिए कि आपकी जो पिछली हार थी क्यों हुई। जैसे मैंने देखा कि मेरा एसएससी बैंकिंग का एग्ज़ाम था, सबसे वीक पोर्शन था मेरा मैथ्स। मैंने कहा जो मेरा सबसे वीक पोर्शन है मैं उसको सबसे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, और मैंने उसी हिसाब से प्रैक्टिस की, और बाद में ऐसा हुआ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी मैथ्स हो गई। और एसएससी का एग्ज़ाम तो मैथ्स के लिए जाना जाता है, और फिर मैंने एसएससी भी क्वालिफाई किया। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं उसको आप इस तरह से काम करो कि उसको और अच्छा करें, और वही आपकी एक तरह से कोर कॉम्पिटेंसी हो जाए, उसमें आप सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाओ। फिजिकल के लिए भी मैंने आपको बताया कि फिजिकल के लिए भी यही बात है। ऐसा नहीं कि मेरा एक ही दिन में फिजिकल बहुत अच्छा होगा, मैंने सो के उठा और मैंने दौड़ लगा दी, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग होते हैं फिजिकल जाते हैं, 1 महीने जाते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर 1 महीने जाते हैं फिर रुक जाते हैं। नहीं, आपको लगातार कम से कम 1 साल ग्राउंड में कंटिन्यू जाना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका पैर दर्द देगा, आपका पूरा शरीर दर्द देगा, आपको लगेगा आप छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि छोड़ने के बाद की ज़िंदगी और मुश्किल है। शारीरिक दर्द सहना आसान है, मानसिक दर्द सहना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे अभी भी याद है, मेरी मम्मी बताती हैं कि मेरे पापा के कोई मित्र थे, उन्होंने एक बार पापा से बोल दिया कि आपका लड़का तो जबलपुर में ऐश कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा हो। तो ये दर्द होता है, माँ बाप भी झेलते हैं, हम भी झेलते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को सोच के रुकना नहीं है। इन सब चीज़ों को आपको अपनी मजबूती बनाना है और कंटिन्यू करते रहना है। फिर अगर जर्नी देखी जाए तो मतलब 16 और 17 का जो फेज़ था, मतलब 2015-16 का जो मैं मानूंगा, जिसमें मेरे कंटिन्यूस एग्ज़ाम निकले। मतलब जब आपकी एक तैयारी एक अच्छे स्टेज पे हो जाती है, जिस साल मेरा बीएसएफ हुआ उस साल एमपीएसआई का भी मेरा रिटर्न निकला था, फिर मेरा एनटीपीसी रेलवे का भी रिटर्न निकला था। चूँकि बीएसएफ एसआई की मेरी ज्वाइनिंग पहले आ गई, और चूँकि पहली नौकरी थी और ज्वाइनिंग आ गई, तो मैंने कहा यार रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। और हालांकि मुझे बहुत अच्छी, और जॉब तो इतनी अच्छी कि मैं बहुत तरह से इंजॉय कर रहा हूँ। पूरा देश मैंने घूम लिया पिछले 2 सालों में। और पैरामिलिट्री या फ़ौज आपको एक बहुत अच्छा एवेन्यू प्रोवाइड करती है, मतलब आपको हर तरह से जीवन जीने का वहाँ पर मौका मिलता है। एक और वाक़या मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में एक रेस होती है, 16 किलोमीटर की रन होती है, आपको पूरे गियर्स के साथ 16 किलोमीटर भागना पड़ता है। फिर एक वॉक होती है जो 40 किलोमीटर की वॉक होती है। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो हमेशा यही बोलते थे कि अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब अगर मैं रेस की शुरुआत में ये सोच लूँ कि यार 40 किलोमीटर चलना है, या फिर मैं बोलूँ कि 16 किलोमीटर दौड़ना है, तो अगर शुरू में दौड़ मतलब सोचने लगेंगे तो हमारा दिमाग जो है उसको लिमिट करेगा कि यार 16 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है और नहीं कर सकते, आज तक नहीं किया है। उन्होंने बोला कि सोचना नहीं है, चलते चलो, बिल्कुल मत सोचो और रेस ख़त्म हो जाएगी। और वही हुआ, हम लोगों ने दौड़ा समय पे, सावर के सारे आए, कोई ऐसा भी नहीं था कि जो पीछे छूट गया, सब 16 किलोमीटर दौड़ के आ गए। ऐसे जिनको ये माना जाता था कि ये बहुत कमज़ोर हैं फिजिकल में, वो भी दौड़ के आ गए। तो कहने का मतलब यही है कि आप सोचिए मत कि आपका सिलेक्शन कब होगा, आप बस पढ़ते रहिए, लगे रहिए। कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज़ लेट हो जाती हैं, कई बार स्टे लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्या करें। देखिए, कुछ चीज़ों पे आपका बस नहीं चल सकता। अगर वैकेंसी नहीं आ रही है, गवर्नमेंट नहीं ला रही है, तो आप फेसबुक पे गवर्नमेंट को कुछ बोल सकते हैं, लोगों को कुछ बोल सकते हैं, उससे आपका नुकसान होगा। आप क्या करिए, तैयारी करते रहिए कि अगर वैकेंसी किसी भी मौके पर आए मैं चूकूँ ना, इसलिए आपकी तैयारी पूरे टाइम लगा रहना। कभी भी आप, जैसे हमारे टाइम में 2013 में एसएससी का पेपर कैंसिल हुआ था, लेकिन क्या कर सकते हैं, तैयारी किए। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आनी बंद हो जाएगी, 1 साल नहीं आएगी ना, अगले साल तो आएगी। और बिल्कुल ध्यान मत दीजिए किसी पे, और बिल्कुल इन सब चीज़ों को लेके चलिए कि नहीं, मतलब अगर मैं इस फील्ड में उतरा हूँ तो मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे एक पोस्ट लेके जानी है। अब उसके बाद का वाक़या मैं बताऊँ कि कभी भी आप रुकिए नहीं। जैसे अभी मेरा एसआई में हो गया था, तो चाहता मैं तो, मेरी नौकरी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके आगे भी मैंने तैयारी शुरू की, और तैयारी मेरी अभी भी चल रही है, और आगे के एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा कभी भी ध्यान में रखिए कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मुझे मेहनत करना है, और बाकी सारी चीज़ जो लोग डीमोटिवेट करते हैं कि यार ये मत करो, ये कर लो, जैसे आप लोग को ऑप्शन देंगे प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लो, या आपको ये बोलेंगे कि कुछ और कर लो, नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हो, जो आपने सोचा है, आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं दूसरे के हाथ से नौकरी छीन के ले लूँगा। अगर किसी भी पोस्ट की, किसी भी वैकेंसी की सिर्फ एक पोस्ट है, तो वो एक पोस्ट भी मैं ले लूँगा, ये एटीट्यूड और ये सोच होनी चाहिए। और जब ये सोच होगी और जब आप मेहनत करेंगे तो अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि भैया कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप कभी भी दूसरों को मत देखिए। कई बार लोग दूसरों को देख के काम करते हैं, नहीं, आपकी लड़ाई खुद से है। हर एग्ज़ाम का एक फिक्स कट ऑफ है,
जैसे अगर हम एसएससी की बात करें या पीएससी की बात करें, तो पीएससी में भी हर साल कट ऑफ जो जाता है 80 नंबर, 85 नंबर, या पिछले कुछ 2 सालों में देखें तो 62, 65 या 70 नंबर का कट ऑफ जा रहा है। तो हम दूसरों को देखते हैं कि उसकी तैयारी कैसी है, हमारी तैयारी कैसी नहीं। तैयारी आपकी खुद होनी चाहिए। तैयारी मतलब हमारे नंबर 75 या उससे ज़्यादा आने चाहिए। लड़ाई आपकी खुद से है, आपकी लड़ाई कभी भी दूसरों से नहीं होती, और यहाँ हम गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा और एक अच्छा मार्गदर्शन लीजिए। जहाँ कहीं भी हैं ऐसे लोगों से जुड़िए जो पॉजिटिव सोच वाले हैं, जो आपको हमेशा आगे के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं जब गौतम एकेडमी से जुड़ा तो भैया का मैं भैया तो हमेशा बोलते रहते थे। जैसे बीच में एक बार मेरा रिलायंस रिफाइनरी जामनगर में हो गया था, मैं चला गया था, भैया ने मुझे बहुत डांटा कि नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम क्यों जा रहे हो छोड़ के। फिर भी मैं गया था, मैं वहाँ गया, मैंने इंटरव्यू दिया, हो भी गया था, लेकिन फिर मेरा मन नहीं लगा, मैं अगले दिन वहाँ से वापस आ गया। और आज मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ मैं वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि अगर मैं शायद वहाँ ज्वाइन कर लेता तो प्राइवेट नौकरी में रहता आज के दिन में। लेकिन भैया ने मुझे बोला कि नहीं दिग्विजय, तुम भटक रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा, तुम क्यों जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आदमी जब सोचता है पीछे मुड़ के तो खुशी भी होती है और एक अच्छा अनुभव लगता है कि यार क्या दिन थे, क्या सोचते थे और क्या हुआ। तो कभी भी घबराना नहीं है, चलते चलना है और बिल्कुल चीज़ों पर फोकस्ड रहना है और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ख़ास चीज़ मैं देखता हूँ लोगों को कि एक पर्टिकुलर ट्रैक पे चलते हैं, चीज़ों को ब्रॉड करना है। चीज़ों को ब्रॉड करना है मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए, पैटर्न एक ऐसा होता है कि बैंकिंग में रीजनिंग का पैटर्न अलग है, एसएससी में रीजनिंग का पैटर्न अलग है, और पीएससी और इन सब में देखें तो बिल्कुल अलग है। रीजनिंग मतलब नाम मात्र की। आपको अपनी स्टडी को ब्रॉड करना है। स्टडी को ब्रॉड करना है मतलब अगर आप एसएससी की मैथ्स कर रहे हैं या एसएससी की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप तैयारी इस तरह से कीजिए कि आप बैंकिंग भी दे सको, आप रेलवे भी दे सको, आप स्टेट का भी कोई एग्ज़ाम दे सको। इस तरह से ब्रॉड करना है अपने माइंडसेट को, प्रिपरेशन को ब्रॉड करना है। बुक्स ऐसी लेके आनी है जो सबको कवर करें। मतलब अगर आपके पजल बन रहे हैं तो आपसे सिलॉजिज्म भी बनना चाहिए, आपसे कोडिंग डिकोडिंग बनना चाहिए। मैथ्स में जब हम बात करते हैं तो मैथ्स में कुछ लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके चलते हैं कि नहीं यार एमपीएसआई में यही टॉपिक आता है, हम इसी से करें। नहीं, आप पूरी तैयारी कीजिए। मीन्स मेंसुरेशन अगर एमपीएसआई में नहीं आता तो हम छोड़ दें, ऐसा नहीं। आप मेंसुरेशन ही पढ़िए, क्योंकि जो लोग पेपर बना रहे हैं अगर उन्होंने एसएससी का पेपर उठा के क्वेश्चन डाल दिया तो फिर आपको क्या होगा, एक धोखा जैसा हो जाएगा कि यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये आ गया। मैथ्स उन्होंने अगर 10th लेवल की लिखी है तो 10th लेवल में ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, 10th लेवल में मेंसुरेशन भी आता है, 10th लेवल में जियोमेट्री भी आती है। तो अपनी तैयारी को इतना ब्रॉड कीजिए कि मैथ्स का कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, पूरा कवर कीजिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक छोड़ दें, ये टॉपिक छोड़ दें, ये टॉपिक छोड़ दें। तो ओवरऑल अब जो है कंपटीशन का लेवल चूँकि दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आप टॉपिक्स को छोड़कर नहीं जा सकते। तैयारी करते रहिए। और मैंने आपको इसलिए बताया ना कि एक स्टेज ऐसा था कि हर जगह से फेलियर देखा मैंने। दिल्ली में कम से कम 50 इंटरव्यू दिए होंगे, हर जगह जाता था। एक तो कॉल सेंटर में भी एक जगह नौकरी की, हर जगह आपको रिजेक्शन ही मिलता है। लोग आपको कहीं बोल देंगे कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कहीं बोल देंगे आपके पास अनुभव नहीं है। 3-4 महीने में दिल्ली में रहा, कहीं नौकरी नहीं मिली, मैं वापस आ गया। मैंने कहा यार यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो फेलियर से मत घबराइए, ये सबकी ज़िंदगी में आता है, हम भी उसके थ्रू गए हैं। जितने भी लोगों से आप पूछेंगे सबके साथ ऐसा हुआ है। अगर आपने घबरा के छोड़ दिया और आप हट गए तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लगे रहे तो पक्का, आप मेरी बात लिख के ले लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, लगे रहना है और तैयारी करते रहना। तो चलिए, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे और अगले साल तक जैसे ही वैकेंसी आती है आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।